डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अंग्रेजी ग्रामर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर विचार करेंगे। प्रश्न उठता है कि आखिर अंग्रेजी ग्रामर का वह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है जिस पर अंग्रेजी ग्रामर के जितने भी रूल हैं वो सब उस पर आधारित हैं। हम लोग उस महत्वपूर्ण ग्रामर के चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसकी तुलना हम लोग ट्रेन के इंजन से कर सकते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि अंग्रेजी ग्रामर का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वह टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। तो डियर स्टूडेंट्स, यह लेसन इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी विद्यार्थी जो डिफेंस, बैंकिंग, क्लर्क या किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहा है तो उसका यह फाउंडेशन है। यानी फाउंडेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर यह फाउंडेशन जिसकी तुलना हम घर के नींव से कर सकते हैं ताकि उस पर बनने वाली महल मजबूत हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इस फाउंडेशन को हम लोग मजबूत करें। तो अब मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ कि यह टॉपिक क्यों इतना महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहा जाता है। अब शब्द भेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी स्पीकर जब सुबह से शाम तक अपनी भाषा में जितने भी शब्दों का प्रयोग करता है वे सारे शब्द इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से एक एक टॉपिक को बहुत ही क्लियर रूप से समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आने वाला जो अगला स्टेप होगा, अगला जो भी लेसन होंगे, सब इसी पर आधारित होगा। इसलिए मैं आपको इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने जा रहा हूं। अब देखिए बोर्ड पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिभाषा लिखा हुआ है। लिखा है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस according to the purpose for which they are used. They are 8 in number. इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को विभिन्न वर्गों या श्रेणियों में विभाजित किया गया है उनके प्रयोग तथा उद्देश्य के अनुसार, और वे संख्या में 8 होते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जितने भी शब्द हैं वे सारे शब्दों को इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत रखा गया है और प्रत्येक शब्द का अपना अलग उद्देश्य है और अलग अलग कार्य है। तो सबसे पहले जो मैं बताया हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला भेद होता है वह है आपका नाउन। तो जैसा कि आप शुरू से पढ़ते आए होंगे कि नाउन क्या है, तो मैं डिफिनेशन लिखाया हूं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल etc। यानी इसको हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, जानवर को हम संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम हो वो सभी क्या है? संज्ञा है। या कोई भाव हो, यानी भाव का कोई ना कोई नाम होना चाहिए तभी वो संज्ञा है। जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण में राम। राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। बॉय, बॉय क्या है? ये भी आप देखते हैं नाउन है। उसी प्रकार चेयर, ये भी क्या है? किसी वस्तु का नाम है। गोल्ड देख रहा है, ये भी नाम है। राइस क्या है? ये भी नाम है। काऊ एनिमल का नाम है। डग भी क्या है? नाम है। उसी तरह लिखा है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। उसी तरह चाइल्डहुड, डिसिप्लिन, यानी ये जितने भी शब्द हैं वे सारे शब्द नाउन के अंतर्गत आते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जिसका कुछ न कुछ नाम है वो सभी संज्ञा है।
आप अपनी आंखों से बहुत सी चीजें देखते हैं और जितनी भी चीजें हैं वह किसी न किसी नाम से पुकारे जाते हैं, इसलिए वे सभी क्या है, संज्ञा है। तो मुझे लगता है कि नाउन को सब कुछ समझ गए होंगे। अब देखिए सेकंड लिखा हुआ है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है सर्वनाम। क्या कहा जाता है? सर्वनाम। और प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन की परिभाषा होता है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन इंस्टीड ऑफ ए नाउन। यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी संज्ञा के बदले में आता है। प्रोनाउन क्या है? वह शब्द है जो किसी संज्ञा के बदले में आता है। जैसा कि आप बोर्ड पर मैं एक दो उदाहरण द्वारा इसको दिखा सकता हूं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट लिखा है राम इज ए स्टूडेंट। राम एक विद्यार्थी है। इस वाक्य में अगर देखा जाए तो राम क्या है? नाउन है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है। सेकंड वाक्य देखिए, सामने लिखा हुआ है ही रीड्स इन क्लास 10। वह कक्षा 10 में पढ़ता है। इसमें राम के बदले दूसरे वाक्य में ही का प्रयोग किया गया है, तो ही हो गया आपका प्रोनाउन, सर्वनाम हो गया। उसी तरह सेकंड वाक्य में सीता इज ए गर्ल। सीता एक लड़की है, तो यहाँ आप देखते हैं कि सीता क्या है? नाम है। और सेकंड वाक्य में सी ओबेज हर पेरेंट्स। तो यहाँ देखते हैं सेकंड वाक्य में शी ओबेज हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की आज्ञा मानती है। तो यहाँ सीता के बदले दूसरे वाक्य में शी का प्रयोग किया गया है, तो शी क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। शी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब देखिए प्रोनाउन की संख्या, तो लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि प्रोनाउन जो है वो संख्या में आपका 11 होता है, 11 लिखा हुआ यहाँ पर। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। आप इन्हें हमेशा दिमाग में इसको रखेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। अब प्रश्न उठता है कि हम लोग जब वाक्य की रचना करते हैं तो वाक्य की रचना करते समय हम प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसका सीधा सा मतलब है, आप इसे याद रखिएगा। कोई पूछ दे कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए प्रोनाउन, तो आप याद रखेंगे द मेन फंक्शन ऑफ ए प्रोनाउन इज टू कंट्रोल द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। यानी प्रोनाउन का मुख्य कार्य होता है संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकना, क्योंकि यदि किसी वाक्य में बार बार हम संज्ञा का प्रयोग करेंगे तो वाक्य की सुंदरता नष्ट हो जाती है, वाक्य भद्दा दिखता है। जैसे आपको गाय पर निबंध लिखना है तो आप बार बार लिखिए गाय एक जानवर है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय हमें दूध देती है, गाय का दूध पुष्टिकारक होता है, गाय का दूध बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, गाय के दूध से मिठाइयाँ बनाई जाती है। तो इस प्रकार बार बार गाय का प्रयोग करने से वाक्य भद्दा लगता है। इसीलिए इस भद्देपन को दूर करने के लिए हम लोग नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं ताकि वाक्य सुंदर लगे। तो मुझे लगता है कि आप ये समझ गए होंगे कि प्रोनाउन का क्या कार्य होता है। तो प्रोनाउन का मुख्य कार्य क्या होता है? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकना ताकि वाक्य सुंदर दिखे। अब देखिए हम लोग चल रहे हैं वर्ब पर। वर्ब क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। कोई पूछे व्हाट इज ए वर्ब, तो वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन बाय द सब्जेक्ट। वर्ब वह शब्द है जो किसी के काम का करना या होना के बारे में बताता है। यानी किसी काम का करना या होना, जिस शब्द से किसी का काम का करना या होना का बोध होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी वाक्य में कर्ता के द्वारा जो किया जाता है या जो काम किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं या वर्ब कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वाक्य में राम रीड्स ए बुक, राम किताब पढ़ता है। इसमें रीड क्या है? वर्ब है। इस रीड से मालूम हो रहा है कि कौन सा एक्शन हो रहा है, तो पढ़ने का काम हो रहा है। वो पढ़ने का जो काम है वह किसके द्वारा हो रहा है? तो राम के द्वारा हो रहा है। तो रीड शब्द जो है इंडिकेट करता है राम को, यानी सब्जेक्ट को। इस प्रकार पढ़ने का काम हो रहा है।
सेकंड वाक्य में आप देखते हैं कि यू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल खेलते हैं। तो प्ले क्या है? ये वर्ब है, क्योंकि इससे यह मालूम हो रहा है खेलने का काम हो रहा है। उसी तरह थर्ड वाक्य में दे सिंग ए सॉन्ग, वे लोग गीत गाते हैं। तो सिंग शब्द से यह मालूम हो रहा है गाने का काम हो रहा है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि वी लव आवर कंट्री, हम लोग अपने देश से प्रेम करते हैं। तो इसमें लव शब्द से यह बोध हो रहा है कि इसमें क्रिया जो है वह वी के द्वारा हो रहा है। तो इसमें लव क्या है? क्रिया हुआ, वर्ब हुआ। अब हम लोग कह सकते हैं कि वर्ब वह शब्द है जिसे किसी काम का करना या होना मालूम हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना हो, यानी धातु, उसको हम लोग कहते हैं क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, रोना, धोना, सोना, नहाना। उसी प्रकार सिंग, स्माइल, लाफ, रीड, राइट, स्पीक, ये सब क्या है? वर्ब है। तो मुझे लगता है कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के चौथा जो भाग होता है एडजेक्टिव, उस पर विचार करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण। आपने पिछली कक्षाओं में भी अध्ययन किया होगा एडजेक्टिव के बारे में, लेकिन मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि एडजेक्टिव क्या है और एडजेक्टिव का महत्व क्या है। An adjective is a word that qualifies a noun or a pronoun। जैसा कि डिफिनेशन लिखा हुआ है, परिभाषा लिखा हुआ है, एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। आप देख सकते हैं कि डिफिनेशन लिखा हुआ है, उसको हम हिंदी में ऐसे कर सकते हैं कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो आप नाउन और प्रोनाउन के बारे में जान चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, कुछ उदाहरण द्वारा मैं इसको आपको दिखाने जा रहा हूं। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है, राम इज ए गुड बॉय। आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो लड़का क्या है? बॉय क्या है? नाउन है। और उसके ठीक पहले गुड आया है, तो इस बॉय की विशेषता को बता रहा है, गुड। इसलिए गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ठीक है। उसी तरह सेकंड वाक्य में सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो आप देखते हैं कि गर्ल जो नाउन है उस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी गर्ल जो नाउन है इस नाउन की विशेषता को बता रहा है ब्यूटीफुल, इसलिए ब्यूटीफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। उसी प्रकार थर्ड वाक्य में ए ब्लाइंड मैन इज क्रॉसिंग द रोड। ए ब्लाइंड मैन इज क्रॉसिंग द रोड। एक अंधा आदमी सड़क पार कर रहा है। इसमें आप देखते हैं कि ठीक अंधा आदमी जो है, मैन के पहले ब्लाइंड आया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि आदमी की विशेषता क्या है? अंधा है, इसलिए ब्लाइंड इसमें क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। और मैन क्या हो गया? नाउन हो गया। तो मैं जैसा कि परिभाषा में बता चुका हूं कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। तो आप समझ चुके होंगे कि मैन यहाँ पर नाउन है और ठीक मैन के पहले ब्लाइंड आया हुआ है जो ब्लाइंड मैन की विशेषता को बता रहा है। उसी प्रकार सेंटेंस नंबर 4 में लिखा हुआ है, इंडिया इज ग्रेट। भारत महान है। तो इसमें नाउन क्या है? इंडिया है। तो इंडिया की विशेषता क्या है? महान है। तो ग्रेट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल 5 में सी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो शी क्या है? प्रोनाउन है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, जो नाउन के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ शी क्या है? प्रोनाउन है। तो वह ईमानदार है। तो यहाँ पर शी की विशेषता कौन बता रहा है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव। उसी तरह 6 नंबर में आप देख सकते हैं कि दे आर हैप्पी। तो दे क्या है? प्रोनाउन है। कल मैं आपको बता चुका हूं इसी में कि प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 11 होती है। तो उसी में ये भी है, दे, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज। इनको हम प्रोनाउन कहते हैं।
तो वे लोग खुश है, तो यहाँ प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है कौन, तो हैप्पी। तो हैप्पी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो मुझे लगता है इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूं एडवर्ब 5 नंबर के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रिया विशेषण। नाम से यह स्पष्ट है कि क्रिया विशेषण, चूंकि हिंदी ग्रामर में आप यह पढ़ते हैं कि वह शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताता है, लेकिन अंग्रेजी ग्रामर में इसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। लेकिन चूंकि आपको अभी एडवर्ब को पहचानना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी शब्द होते हैं उनसे आपको परिचित होना है, इसलिए हम लोग पहले बैकग्राउंड देखते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, आगे हम लोग चलकर डिटेल रूप में इसका अध्ययन करेंगे। तो एडवर्ब क्या है, तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, ए वर्ब एंड एन एडवर्ब। यानी क्या कर रहा है कि एडवर्ब वह शब्द है जो किसी एडजेक्टिव, क्रिया और क्रिया विशेषण की विशेषता को बताता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि क्रिया विशेषण होते हुए भी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है और एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। जैसा कि उदाहरण द्वारा आप समझ सकते हैं, लिखा है ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे टहलता है। इसमें आप देखते हैं कि वॉक क्या है, वर्ब है। इस वर्ब की विशेषता क्या है, तो धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। उसी तरह आप देख रहे हैं कि दे आर रनिंग फास्ट, वे लोग तेज दौड़ रहे हैं। कैसे दौड़ रहे हैं, तेज दौड़ रहे हैं। इसमें आप देखते हैं कि जो रनिंग है वो वर्ब है और वर्ब की विशेषता क्या है, तो वे लोग तेज दौड़ रहे हैं। तो इसमें फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। उसी प्रकार आप देख सकते हैं 3 नंबर में, यू स्पीक लाउडली, आप जोर जोर से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, जोर जोर से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पीक क्या है, वर्ब है। इस वर्ब की विशेषता क्या है, तो जोर जोर से, लाउडली। तो लाउडली हो गया आपका एडवर्ब। उसी प्रकार 4 नंबर में देखिए, ही इज क्वाइट ऑनेस्ट, वह बिल्कुल ईमानदार है। तो यहाँ आप देखिए ध्यान से, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ही की विशेषता बता रहा है ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट जो एडजेक्टिव है उसकी विशेषता बता रहा है क्वाइट, इसलिए ये आपका एडवर्ब हो गया। इसको दिमाग में रखेंगे। यानी एक एडवर्ब जो होता है वह एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑनेस्ट एडजेक्टिव है क्योंकि यह ही की विशेषता बता रहा है, ही प्रोनाउन है, और ऑनेस्ट की विशेषता बता रहा है क्वाइट, इसलिए क्वाइट क्या है, एडवर्ब हुआ। उसी प्रकार 5 नंबर में, दे फॉट ब्रेवली, वे लोग बहादुरी पूर्वक लड़े। तो वे लोग कैसे लड़े, बहादुरी पूर्वक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉट क्या है, वर्ब है। इस वर्ब की विशेषता क्या है, इस वर्ब की विशेषता है कि बहादुरी पूर्वक, इसलिए आपका एडवर्ब हो गया। उसी प्रकार ही इज गोइंग देयर, यहाँ आप देखते हैं कि वह वहां जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि गो यहाँ वर्ब है और वर्ब है, और देयर क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर विशेषता बता रहा है, क्योंकि जाने की विशेषता बता रहा है। वह जा रहा है कहाँ, तो वहां, इसलिए गो वर्ब हुआ। अब वर्ब की विशेषता इसे बता रहा है देयर, इसलिए देयर एडवर्ब हो गया। मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए नियम क्या कहता है प्रीपोजिशन के बारे में, कि प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध कारक, यानी जो संबंध बताता है। आप देख सकते हैं बोर्ड पर इसका लिखा है डिफिनेशन, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड शोज रिलेशन इन ए सेंटेंस। यानी क्या कह रहा है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और वाक्य में संबंध दिखाता है। क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है। आप देख सकते हैं लिखा है उदाहरण नंबर 1 में, द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर। चेयर के और जो कैट के बीच जो संबंध है उसको कौन दिखा रहा है, अंडर दिखा रहा है। यानी बिल्ली मेज के नीचे बैठी है, तो बिल्ली और मेज के बीच के संबंध को कौन दिखा रहा है, अंडर के नीचे, इसलिए अंडर क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि सेकंड वाक्य में लिखा है, आर यू कमिंग फ्रॉम पटना। तो पटना इसमें क्या है, नाउन है, और ठीक इस नाउन के पहले फ्रॉम आया हुआ है, तो ये प्रीपोजिशन हो गया, क्योंकि क्या आप पटना से आ रहे हैं, इसका मतलब आप और पटना के बीच के संबंध को फ्रॉम दिखा रहा है, इसलिए वो फ्रॉम क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। क्योंकि नियम कहता है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है प्रीपोजिशन, इसलिए पटना नाउन है, ठीक उस नाउन के पहले फ्रॉम आया है, तो फ्रॉम क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। उसी तरह थर्ड वाक्य में, ही इज लाफिंग एट मी,
वह मेरे ऊपर हंस रहा है या मुझ पर हंस रहा है, तो ही और मी के बीच के संबंध को एट दिखा रहा है, तो एट क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। मी क्या है, प्रोनाउन है, और ठीक प्रोनाउन के पहले यहाँ पर एट आया हुआ है। 4 नंबर में लिखा है आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है, तो यू क्या है, यू आपका प्रोनाउन है, और ठीक इस प्रोनाउन के पहले ऑफ आया हुआ है जो यू और आई के बीच के संबंध को दिखा रहा है, इसलिए ऑफ आपका क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, इसको याद रखेंगे। उसी तरह लिखा है 5 नंबर, इट इज ए सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, यह मेरे और आपके बीच का रहस्य है, तो मेरे और आपके बीच के रहस्य को कौन दिखा रहा है, बिटवीन दिखा रहा है, इसलिए बिटवीन प्रीपोजिशन हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन बातों को समझ गए होंगे, आप इन्हें नोट कर लीजिए, जहां भी कोई दिक्कत है फिर मैं आगे बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट जो है 7 नंबर कंजक्शन, उस पर विचार करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंजक्शन को हिंदी में संयोजक कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज ए कंजक्शन, कंजक्शन किसे कहते हैं, तो आप देख सकते हैं लिखा है डिफिनेशन, ए कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस एंड मोर देन 2 सिंपल सेंटेंसेस। अर्थात कंजक्शन वह शब्द है जो 2 शब्दों, 2 फ्रेजेस या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस अर्थात साधारण वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। कहने का मतलब हुआ कि कंजक्शन वह शब्द है जो 2 शब्दों, 2 फ्रेजेस या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। अब आप देख सकते हैं बोर्ड पर एग्जाम्पल द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे भली भांति समझ सकते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। यहां आप देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस में राम यहां पर नाउन है, श्याम भी नाउन है, और दोनों को कौन जोड़ रहा है, तो एंड जोड़ रहा है, तो एंड क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। ठीक है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम और श्याम भाई है, इसमें राम और श्याम को एंड जोड़ रहा है, इसलिए एंड क्या हुआ, कंजक्शन हुआ। सेकंड देखिए वाक्य में, ही इज रिच बट यू आर पुअर। सेकंड में आप देखिए क्या कहता है नियम, कहता है कि वह अमीर है लेकिन आप गरीब हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि ही इज रिच बट यू आर पुअर, इसमें आप देख सकते हैं कि ही इज रिच बट यू आर पुअर, इसमें ही इज रिच यू आर पुअर, दोनों को कौन जोड़ रहा है, तो बट जोड़ रहा है, इसमें कंट्रास्ट दिखा रहा है। यानी कंट्रास्ट का मतलब हुआ कि एक में ठीक विपरीत जो होता है, ठीक है, विपरीत यानी ऑपोजिट जो होता है, ठीक है, एक जैसे कह सकते हैं कंट्रास्ट के रूप में वह शो कर रहा है। तो वह अमीर है लेकिन आप गरीब हैं, इसका मतलब हुआ कि ही इज रिच यू आर पुअर, 2 सिंपल सेंटेंस है और दोनों सिंपल सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है, बट जोड़ रहा है, इसलिए बट क्या हुआ, कंजक्शन हुआ। उसी प्रकार 3 नंबर में आइदर मोहन और सोहन, इसमें आप देख सकते हैं कि मोहन के पहले आइदर आया हुआ है, सोहन के पहले और आया हुआ है, इसे मोहन और सोहन 2 शब्द है और दोनों के पहले सेपरेट कंजक्शन एक एक आया हुआ है जो दोनों को जोड़ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ, या तो मोहन या तो सोहन दोषी है, यानी मोहन और सोहन दोनों के बीच कोई दोषी है, इसको दिखाने के लिए आइदर और का प्रयोग किया गया है। आप याद रखिएगा आइदर और हमेशा एक साथ आता है पॉजिटिव सेंटेंस में। उसी तरह 4 वाक्य आप देख सकते हैं कि नाइदर सीता नॉर गीता इज प्रेजेंट, इसमें आप देख सकते हैं कि सीता और गीता 2 शब्द है और ठीक सीता के पहले नाइदर आया हुआ है, गीता के पहले नॉर आया हुआ है, तो दोनों को जोड़ रहा है नाइदर नॉर, यानी इसका अर्थ हुआ न तो सीता और न गीता उपस्थित है, यानी दोनों में कोई उपस्थित नहीं है। तो इस प्रकार याद रखेंगे कि नाइदर नॉर भी क्या है, वो हमेशा एक साथ आता है और वो निगेटिव में प्रयोग किया जाता है।
अब देखिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? तो इंट्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं विषमयादि बोधक अव्यय। क्या कहते हैं? विषमयादि बोधक अव्यय। तो जिन वाक्यों से हर्ष, उल्लास, सुख, दुख, शोक, संताप, क्रोध, आश्चर्य, घृणा का भाव प्रकट होता है उन्हें अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं या इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं लिखा है बोर्ड पर, एन इंट्रोडक्शन इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेज सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। आप देख सकते हैं लिखा है इंट्रोडक्शन वह शब्द है जो अचानक जो भावनाएं होती है या उद्वेग होते हैं दिल के अंदर, किसी के अंदर जो उपस्थित होते हैं, उन्हें प्रकट करने के लिए हम इंट्रोडक्शन का प्रयोग करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन वह शब्द है जो अचानक जो भावनाएं होती है उसको वो व्यक्त करता है, जो हृदय के अंदर जो उद्गार है, सुख, दुख, शोक, संताप, क्रोध, आश्चर्य, घृणा के रूप में, उन्हें अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोडक्शन। अब आप उदाहरण द्वारा देख सकते हैं, इसमें जब खुशी का भाव व्यक्त होता है तो खुशी वाले शब्द का प्रयोग करते हैं, दुख का भाव व्यक्त होता है तो दुख वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ है अलास ही इज नो मोर नाउ। आप इसको देखिए, ये दुख सूचक शब्द है। इसका अर्थ हुआ हाय, अब वो इस दुनिया में न रहा, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या लिखा है? ब्रेवो वी वॉन द मैच। शाबाश, हम लोग मैच जीत गए। इसमें ब्रेवो क्या है? कंजक्शन है। सॉरी, ब्रेवो क्या है? इंट्रोडक्शन है। उसी तरह इसमें अलास क्या है? इंट्रोडक्शन है। थर्ड वाक्य में देखिए क्या लिखा है? हिप हिप हुर्रे, वाह वाह हम जीत गए। इसमें आप देख सकते हैं कि खुशी का भाव व्यक्त होता है, इसलिए हिप हिप का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार फोर्थ नंबर में आप देख सकते हैं फाई फाई, यू हैव कमिटेड ए ग्रेट सिन। छी छी, तुमने बहुत बड़ा पाप कर्म किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि फाई फाई क्या है? नफरत और घृणा वाला शब्द है, इसलिए इन्हें फाई फाई के द्वारा हम लोग क्या है? व्यक्त करते हैं अपने हृदय के उद्गारों को। इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप इन सारे बातों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। और फिर भी यदि आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए।